हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग जो है यूपी पीएससी पीसीएस और उत्तर प्रदेश आरओ यारो के लिए स्मार्ट नोट्स पे बात करेंगे। जो भी मार्केट में 5 महत्वपूर्ण किताबें हैं उन पे हम जो है स्मार्ट नोट्स बना के बात करने वाले हैं। जो भी प्रश्न आए हुए हैं, आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, और जो आने वाले हैं उन्हीं को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा गहराई में जाके। ठीक है, थोड़ा सा जो है डीप नॉलेज बढ़ाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्या कर पाएंगे, आने वाले एग्जाम को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम पे अंतिम प्रहार है बिल्कुल। जो है हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? तो ये कहा करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। सभी लोग वाकिफ होंगे, थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये कहा करते थे कि मैं मुसलमानों का क्या बनना चाहता हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना अपने आरंभिक राजनीतिक जीवन की शुरुआती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की थी। ठीक है, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से की थी। देखिए, शुरू में क्या थे वो, जैसे बहुत ही नरम दल के नेता टाइप के थे वो, इसलिए वो कहते थे कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। इनका झुकाव बाद में सांप्रदायिक राजनीति की ओर हो गया, यानी कि जो धार्मिक राजनीति थी, मुसलमानों की राजनीति ये करने लगे बाद में। और 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी। 1940 में जो है मुस्लिम लीग ने के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की, और जो है पृथक पाकिस्तान की मांग वहीं से उठना शुरू हो गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो वो लिखे हैं फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने लिखा है, ठीक है, अपनी आत्मकथा। देखिए, ये फारसी भाषा में लिखा गया है। उसका नाम क्या था? फुतुह ए फिरोज शाही। फुतुह ए फिरोज शाही जो है फारसी भाषा में लिखा गया है। इसके काल में फारसी भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। हालांकि संस्कृत भाषा पे भी इसने काफी ध्यान दिया था, लेकिन फारसी भाषा का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ। बरनी ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। तारीख ए फिरोज शाही रचना किसने की थी? तो वो बरनी ने की थी। लेकिन फुतुहत ए फिरोज शाही किसने लिखा था? फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था, फारसी भाषा में लिखा था, और ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा भी थी। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी? तो 1905 में। ठीक है, लंदन में। ठीक है, कहां पे? लंदन में स्थापना हुई थी किसकी? इंडिया हाउस की। और इसके संस्थापक कौन थे? श्याम कृष्ण वर्मा जी थे। यह भारत के बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था थी। विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? तो इंडिया हाउस थी। 1905 में और लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। इंडिया हाउस के प्रमुख सदस्य जो है मदन लाल ढींगरा थे, बी.डी. सावरकर जी थे, और हरदयाल साहब थे। ये 3 लोग जो है मुख्य सदस्य थे। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। इस समिति के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को भारत के सचिव की राजनीतिक सलाहकार करजन वाइली, नाम ध्यान रखना है, करजन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने? मदन लाल ढींगरा ने, 1 जुलाई 1909 को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं हम लोग। मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार है किसको? प्रधानमंत्री को है। ठीक है, प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार दिया गया है संविधान में। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री जो है मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है तथा उनके फेरबदल भी करता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रियों के मंत्रालय का आवंटन करते हैं और उन्हें फेरबदल भी करने का काम करते हैं।
वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, सीख सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी क्या कर सकते हैं, त्याग पत्र देने और राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से। ठीक है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 है वह किससे संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग को व्यवस्था की गई है। ठीक है, वित्त आयोग की व्यवस्था किसमें की गई है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के अंतर्गत। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी किया जा सकता है। 5 वर्षों पे किया जाता है, लेकिन आवश्यकता होगी तो इससे पहले भी इसका गठन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देख लेते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है क्या है, कार्य क्या है, संघ और राज्य के बीच शुद्ध आगमों का वितरण, जो भी धन है उसका वितरण, भारत के संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहयोग वाले सिद्धांत आदि पर राष्ट्रपति को सिफारिश करना होता है, काम होता है। ठीक है, किसका, वित्त आयोग का काम होता है। जो भी धन होता है सेंटर में और राज्यों में बंटवारा करने का काम मुख्य रूप से करता है ये। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। इसमें क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। जो देखिए सामान्यतः जो है प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आ सकता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति को हटाने की बात आती है तो उसका प्रस्ताव केवल और केवल जो है राज्यसभा द्वारा जो है लाया जा सकता है। राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, ठीक है, किससे, बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले। लोकसभा को भी स्वीकार करना होगा, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा, किंतु इस आशय से संबंधित सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही देना होगा। ठीक है, जो भी चल रहा है उसे उपराष्ट्रपति को देना होगा कि हम जो है आपके खिलाफ क्या ला रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे, यानी कि अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्णय दिया जाता है किसके द्वारा, जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है उससे संबंधित निर्णय कौन दे सकता है, इस पे जो है ये प्रश्न है। तो राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव के विवादों पर निर्णय जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ही दे सकता है। यानी कि जो भी राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव का मामला होगा उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है, अनुच्छेद 71 इस अनुच्छेद से चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होते हैं, उसका फैसला अंतिम होता है। ठीक है, जो भी अनुच्छेद 71 में दिया गया है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे विवादों को देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अपने त्याग पत्र संबोधित किया जाता है किसको, राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहे तो किसको दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो किसको, तो देंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। ठीक है, परीक्षा प्रश्न में देखिए, राष्ट्रपति अपना संविधान का उल्लंघन करने पर उसे महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 द्वारा भी हटाया जा सकता है। यानी कि देखिए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं तो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे अगर उनकी मर्जी है तो, लेकिन अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं या कार्य करने में असक्षम है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई मुख्य रूप से महाभियोग कब आता है, जब आप जो है राष्ट्रपति महोदय संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लाके संसद द्वारा उनको हटाया भी जा सकता है। इसकी बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो है त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, उपराष्ट्रपति को करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है महाभियोग प्रक्रिया की बात हो रही है जो कि अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। जबकि राष्ट्रपति को उसके पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अगर राष्ट्रपति को शपथ लेना है उसकी बात हम लोग करते हैं तो शपथ कौन दिलवाता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो दिलवाते हैं। अगर उस समय जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है या मतलब कि पद खाली है तो जो उस न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो दिलवाने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त प्राप्त करते हैं, यानी कि किस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं किस उम्र में रिटायर होते हैं, 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो जो है 62 वर्ष की आयु में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, तो यह ध्यान रखना आपको। उसे राष्ट्रपति द्वारा भी कभी भी हटाया जा सकता है, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उन्हें भी राष्ट्रपति द्वारा भी हटाया जा सकता है जब कदाचार या असमर्थता, कदाचार हो कोई या असमर्थ पाए जाते हैं, कि यहाँ पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसे सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा सदन की उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कमी से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित संवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाए। एक सत्र में अगर किसी न्यायाधीश के खिलाफ 2/3 बहुमत से दोनों सदन में पास कर दी जाए तो भी जो है क्या हो सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। रिटायर कब होंगे न्यायाधीश, 65 वर्ष की आयु में, उच्च न्यायालय वाले 62 वर्ष की आयु में, और बाकी जो है कदाचार और असमर्थता के हिसाब से भी महाभियोग लाके इनके खिलाफ 2/3 बहुमत से संसद में इनको भी हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, 10 पे आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जो 12 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। यह सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े जानकार व्यक्ति होते हैं, इनको डायरेक्ट मनोनीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को भी संसद ने संविधान संशोधन नियम 104 द्वारा समाप्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में पहले जो है 2 आंग्ल इंडियन को रखा जाता था, लेकिन संशोधन अधिनियम 104 के तहत इस जो है प्रावधान को कि 2 आंग्ल इंडियन को क्या किया जाएगा, रखा जाएगा लोकसभा में, वो हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, तो वह जोड़ा गया 42वें संशोधन में। 42वें संशोधन में जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया, ठीक है। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़ते हैं, बिंदु यानी कि प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। भारत में हरित राजमार्ग नीति कब शुरू की गई थी, जो भारत में हरित राजमार्ग नीति है कब शुरू की गई थी, 2015 में शुरू की गई थी हरित राजमार्ग नीति। इस परियोजना का प्रमुख विशेषता क्या है, देश में राजमार्गों, गलियारों में हरियाली को बढ़ावा देना, सतत विकास के जो है वादे को क्या करना, प्रशस्त करना, ठीक है। सतत विकास के रास्ते को क्या करना, प्रशस्त करना, और गलियारों में हरियाली को बढ़ावा देना। देखे होंगे आप लोग रोड वगैरह पे पेड़ लगाए दिखते होंगे आपको, तो वही जो है इस हरित राजमार्ग परियोजना थी जो कि 2015 में आई थी। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और जलवाष्प है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और जलवाष्प है, ठीक है। यह गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर देते हैं, यानी कि तापमान को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे वायुमंडल पे बैड इफेक्ट पड़ता है, ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, जल का स्तर ऊंचा होने लगता है, कुछ जो है आइलैंड डूब भी गए हैं, और मानसून पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। स्मार्ट सिटीज किस वर्ष में आरंभ किया गया था, 2015 में आरंभ किया गया था इसको। स्मार्ट सिटीज मिशन को 2015 में आरंभ किया गया था। यह भारत सरकार की आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत अभिनव पहल है, ठीक है। किसके तहत, भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था, स्मार्ट सिटीज मिशन को। इसका उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मूल बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। क्या इसका उद्देश्य, मूल शहरों को बढ़ावा देना जो मूल बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं, अपने नागरिकों को स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण तथा स्मार्ट समाधान के अनुप्रयोग द्वारा अच्छी गुणवत्ता युक्त जीवन प्रदान करते हैं, ठीक है।
अपने नागरिकों को स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण द्वारा स्मार्ट समाधान के अनुप्रयोग द्वारा अच्छी गुणवत्ता जीवन प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। जो राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसे सबसे पहले राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान के रूप में इसको जाना जाता है। इस संस्थान की औपचारिक घोषणा प्रोफेसर डॉक्टर जेसी बोस ने, ठीक है, जन्मदिवस के अवसर पर 30 नवंबर 1997 को की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान जो कि नई दिल्ली में है, इसकी घोषणा 30 नवंबर 1997 को की गई थी, यानी कि इसका स्थापना कर सकते हैं। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई एग्जामों में जो है उसको पूछा गया है। तो इसी के साथ जो है हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। कृपया करके निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए हमने जो है प्रश्न तो भले आसान पकड़े होंगे, लेकिन जो उसमें पॉइंट्स बताए हैं परीक्षा ब्रह्मास्त्र के अंतर्गत, वो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके दोनों एग्जाम के लिए। तो कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।